एक मिनट रुक जाओ। हाँ बताना जरा, क्या तुम्हारे अमाउंट्स आ गए? हाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? 50, 50 और 1,03,000। ये आ गए क्या? इंक्लूडिंग परमानेंट राइटिंग है ये? ओके, अब देखें इसकी जनरल एंट्री वाले पार्ट पे जो हमें डिस्कशन करना है। देखें तो यह स्टेटमेंट बनवा देना। ये आई तुम्हारी नेट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, ठीक है। फर्म अंडर राइटिंग के पहले कितनी आ रही थी? कौन कौन से अंडर राइटर हैं? आनंद, एक काम शुरू कर दिया, विजेंद्र, और कौन कौन है? मेरा तो आईपीओ आया। तीसरा बताओ, अशोक, ठीक है। अरे यह कितना आया? 53,000। 53,000 है ये। तुम यार नहीं करते रह जाओगे। नहीं करके तुमने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। थोड़ा सा गलत हुआ था शुरुआत में, है ना। तो ये आ गया नेट लायबिलिटी, है ना, लायबिलिटी इंक्लूडिंग परमानेंट राइटिंग, ठीक है। ओके, तो ये आ गया 50, 50 और 1,03,000। बातें मत करो। अब देखना, हम जब इनकी लायबिलिटी निकालेंगे, पहला स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं, लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर। तो कितना अमाउंट रिसीवेबल है इनसे? अमाउंट रिसीवेबल देखें, ए, बी और ए। अब इससे कितना मिलना है? तो 50,000 शेयर खरीदेंगे। कौन से वाले? परमानेंट राइटिंग वाले। देख लो यहाँ पे, है ना, सॉल्व मत करते रहो। यही तो एक बार डिस्कशन करना था, कि वो चार्ट बनवाना था मुझे तुमसे, है ना। यही तो डिस्कशन करना था, वहीं तुम खो जा रहे हो। देखें 50,000 शेयर इनसे जो नंबर ऑफ शेयर्स, लायबिलिटी नंबर ऑफ शेयर्स, 50,000, 50,000 और 1,03,000। अब अमाउंट रिसीवेबल कितना है इनसे? तो इनके पास जो 50 है वो फर्म अंडर राइटिंग बस के हैं, जिसमें वो 2.5 रुपए दे चुके होंगे। केवल कितना मिलना है उनसे? 2 मिलना है, सही है। तो कितना मिलना है इनसे? 1,00,000। इन्होंने भी फर्म अंडर राइटिंग पे दे हैड अप्लाइड फॉर फर्म अंडर राइटिंग, एप्लीकेशन दे चुके होंगे। केवल क्या मिलना है? 2, अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा मिलना है। और इस सज्जन से कितना मिलना है? तो इसके अगर हम बाइफरकेशन करें तो 50,000 जो शेयर है परमानेंट राइटिंग वाले, उस पर कितना मिलना है? 2। और जो 53,000 हैं उन पर कितना मिलना है? 4.5। मैं तो सवा था यार। ओवरऑल कितना मिलना है? 1,00,000। और तुम्हें बताओ
3,38,500 इतना अमाउंट क्या होना है नेट, इतना अमाउंट रिसीवेबल है फॉर शेयर्स। ठीक है, अब बस दूसरा काम क्या कर लें, कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस लायबिलिटी इनटू, उन्होंने फेस वैल्यू बोला या इशू प्राइस, या कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तो क्या लेंगे इशू प्राइस इनटू 5%। तो बताओ कितना आ रहा है, सेम लायबिलिटी थी ना इनकी 5 लाख 5 लाख 5 लाख, तो 2,50,000 2,50,000 2,50,000। ठीक है, तो इनके 1.5 लाख रुपए पेबल है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूं रिसीवेबल नेट, सिंबल बना लें अपने नेट रिसीवेबल, या फिर ब्रैकेट में बना दो पेबल। तो जब आप यहां ब्रैकेट बनाओगे तो वो उसको इंडिकेट करेगा कि ये अमाउंट किस चीज का है। ठीक है, अब यहां क्या आ रहा है 1.5 लाख, ए भी पेबल आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 50 3 88 500। इनसे क्या करना है, हमें लेना है। ओके, इनमें कोई डाउट सिवाय इसके कि प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे सर, और कोई डाउट है क्या? डन। हाँ, अब जनरल एंट्री की बात करें कैसे होगी। उन्होंने पूछी है जनरल एंट्री, हाँ पूछी है, समरी जनरल एंट्री पूछी है। अब समराइज में कैसे लिखना है, शेयर को जगह एसएच बस लिख के छोड़ेंगे। समराइज जनरल एंट्री, मुझे बात ही समझ नहीं आ रही। इतना नोट कर लिया तुमने? हाँ, नहीं करो तो रुको 2 मिनट। आप देखना, बस इसकी जनरल एंट्री वर्ड समझ लो, फिर तो पहली जनरल एंट्री हो जाए, फिर अंडरराइटिंग कमीशन की तुम करते रहना, नेट हिसाब तुम कर लेना। देखें प्लीज, बाद में लिखते रहना तुम, है ना। एक बार ठीक से समझ लोगे तो याद रहेगा, और टुकड़ों में एंट्री को बांटना सीख लें ताकि हमें कंफ्यूजन ज़्यादा ना हो। पहली एंट्री कर लो आप पब्लिक इशू की। ठीक है, तो एक तो आया पब्लिक इशू, दूसरा बाद में बात करते हैं। तो पहले क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना। कितना आया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पब्लिक की तरफ से। जो इंस्टीट्यूट का आंसर उन्होंने पब्लिक इशू की एंट्री नहीं करी, उन्होंने केवल अंडरराइटर की करी, लेकिन कभी उनने गलती से पूछ ली तो इसलिए हम हर बार करते जाएंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि एंट्री कैसे होनी चाहिए थी, है ना। ऐसा कितने आ गए थे, 12,97,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए थे। तो ए एंट्री आ जाएगी 12,97,000 इनटू कितना, तुमसे 10। चलो कितना अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा लिखना है यहाँ पे। अरे यार, तुम लोग बताते भी हो ना तो गलत बताते हो, तुम्हें केवल रिकॉर्डिंग खराब करानी मेरी। देखो दूसरी एंट्री किसकी आएगी, अच्छा ये 12,97,000 पे आ गया, मैं केवल पब्लिक इशू की कर रहा हूं भी, ठीक है। तो प्रोमोटर्स के, अच्छा और एक और कर लेना इसके ऊपर प्रोमोटर की, ठीक है। प्रोमोटर में कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना, वो बहुत नॉर्मल रहेगा। और खैर मुझे भूल गया था कि प्रोमोटर भी है, तो पहले प्रोमोटर की एंट्री कर लेना 5 लाख की, ठीक है। आप कैसे भूल गए, यहां से देखो
फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू शेयर कैपिटल। अच्छा, यहाँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं है, यहाँ केवल एप्लीकेशन है, टू शेयर कैपिटल। ओके, तो जो अमाउंट आएगा सेम अमाउंट यहाँ पे भी लिख देना। बताना है अमाउंट कितना आ रहा है, 32,42,700। ओके, हाँ इंग्लिश में बोला करो, मैं ब्रिटिश इंग्लिश। चलो अब यहां हम कर देते हैं तीसरी एंट्री, सब्सक्रिप्शन बाय अंडरराइटर फॉर फर्म अंडरराइटिंग। जो उन्होंने फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई करा होगा, यहां से तुम्हारा सॉल्यूशन क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है ना। मैंने इसलिए बाइफरकेट करा कि तुम्हें इतना अलग से दिखे। ये तुम्हें पूछे तो कर देना, नहीं पूछे तो छोड़ देना, है ना, ये अलग से है। तो इस केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, इसके लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है तो इसके तो पैसे लगे होंगे उनको, है ना। तो टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें एप्लीकेशन क्यों लिखा मैंने, टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट क्यों नहीं लिखा, अलॉटमेंट का पैसा आया नहीं है। दूसरी बात, जब आप एप्लीकेशन दोगे तब हम आपको शेयर नहीं दे रहे, फिर अलॉटमेंट आएगा तब शेयर आपके पास भेजे जाएंगे और अलॉटमेंट का पैसा आपसे लिया जाएगा। तो अभी तक, कल तक के क्वेश्चन में क्या कर रहा था, सीधा बैंक टू शेयर कैपिटल, लेकिन जो फर्म अंडरराइटिंग है ये बैंक टू शेयर कैपिटल नहीं हुआ, है ना। कोई बहुत पेचीदा बात नहीं है, आपने सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया है, अभी केवल आपने क्या किया है, अप्लाई किया है, शेयर अलॉट नहीं हुए हैं। बिल्कुल अच्छे से सोच लो। तो इसके लिए तो आप एप्लीकेशन भेज दो, और जो आपकी और लायबिलिटी बन रही होगी, जैसे थर्ड वाले एक के केस में 53,000 की लायबिलिटी और बन रही होगी, उस केस में क्या होगा, जब वो 53,000 रुपए के लिए अप्लाई करेगा ना, तो 53,000 के लिए वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एक साथ देगा और सीधा शेयर इशू हो जाएगा। सोचो अच्छे से, इस 53,000 की बात कर रहा हूं मैं। इसके लिए क्या होगा, क्या एप्लीकेशन आएगा पहले, फिर अलॉटमेंट आएगा, फिर शेयर इशू होंगे, कि हो गया सब कुछ पब्लिक वाला, बोले आओ तुम्हारा हिसाब कर लेते हैं, तो ए का हिसाब हो गया, बी का हिसाब हो गया, फिर तीसरे वाले बिठाया कि तुम्हारे 53,000 नहीं बिक पाए, है ना, तो 53 तो तुम बोले लो, और 50 के लिए तो तुम अप्लाई कर ही चुके हो, तो 50 का अलॉटमेंट का पैसा दे दो और 53 का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पूरा पैसा दे दो और 1,03,000 से ले जाओ। मैं एक्सक्लूसिवली 53,000 की बात कर रहा हूं। क्या आप उस पर पहले एप्लीकेशन लेंगे, फिर आप उस पर अलॉटमेंट लेंगे और शेयर इशू करेंगे अंडरराइटर को, बोले प्लीज, या सामने सब खत्म हो जाएगा एक बार में, एक बार में सब खत्म होगा, है ना। आप अंडरराइटर को बुलाएंगे, वो आप उनको समझाएंगे कि आपने 53,000 नहीं बिकवा पाए जो आपको पब्लिक को बिकवाने थे, है ना। मैं केवल 53 की बात कर रहा हूँ, 50 को जोड़ देंगे, आपने 53,000 नहीं बिकवा पाए, अब आप खरीद लो। तो ऐसा थोड़ी कहेगा कि ठीक है आज मैं अप्लाई करके जा रहा हूँ, फिर बताना अलॉट कर रहे कि नहीं कर रहे। तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पकड़ाएगा कि पकड़ो 4.5 रुपये दे दो शेयर हमारा, तो सीधा 4.5 देगा, सीधा शेयर उसको चला जाएगा। ओके, बात टेक्निकल है, डिस्कशन लायक, लेकिन अगर तुम्हें कन्फ्यूजन कोई होती है तो तुम नॉर्मल तरीके से कर लेना, है ना, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। तो इन्होंने बैंक के थ्रू एप्लीकेशन दे दिए हैं, कितने के, 50,000 शेयर इंटू 3 अंडरराइटर, और एक पर कितने दिए गए, 2.5, ये 2-2 करके 2.5 थे ना एप्लीकेशन, मैं पहले यहां लिखूंगा, एप्लीकेशन था 2.5, अलॉटमेंट था 2, और शुरुआत में 10 रुपए नहीं ले रहे हैं। हाँ, अब बताओ कितना पैसा आ गया होगा, 3,75,000 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए होंगे, ठीक है। अब हम अंडरराइटर को शेयर इशू करेंगे चौथी एंट्री में, तो ए से कुछ पैसा मांगेंगे, बी से कुछ पैसा मांगेंगे, ए से कुछ पैसा मांगेंगे, और कुछ पैसा उनका पहले से आ गया और सीधा शेयर अलॉट कर देंगे। तो
अगर तुम्हें ठीक लग रहा हो तो यहाँ एक और नाम आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। मैं समझा देता हूँ, नहीं इतना करना है टेक्निकल, तुम नॉर्मल भी कर सकते हो कि देखो जो आपने एप्लीकेशन दिया था उसके शेयर भी ले लो और बाकी शेयर का भी पैसा आप जमा कर दो। तो बताओ हमें इससे कितना लेना है बाकी पैसा शेयर के लिए। इसने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, बिल्कुल ध्यान से, है ना, बिल्कुल ध्यान से, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, है ही नहीं जरूरत कंफ्यूज होने की। उसने 50,000 शेयर बस उसको लेने हैं, कौन से वाले, परमानेंट राइटिंग के, जिसमें वो कितने दे चुका है 2.5। अब और कितने लेने हैं 2, तो हम उसको बोलेंगे तुम 50,000 इंटू 2 कितना 1,02,000 और वी से कितना लेना है सेम 50,000 इंटू 2, है ना, 1,00,000 इससे लो। और जो तीसरा वाला है उससे लेना है 53,000 पे 4.5 और 50,000 पे 2 रुपए। तो इससे कितना लेना है 3,38,500 इससे लेना है। और जैसे ये पैसा देगा हम इनको शेयर इशू कर देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, एक ही एंगल से सोचना है ना। ए ने एप्लीकेशन का पैसा यहाँ दे दिया था, अब वो आया मीटिंग में बैठा है, हमने बोला तुम्हारा पूरा हिसाब क्या हो रहा है, बोले बस वही परमानेंट राइटिंग वाले हैं, बाकी तो मैंने बिकवा दिए। मैंने कहा ठीक है, उसका और 2 रुपए दे दो और शेयर ले जाओ। तो वो 2 रुपए और देगा, सीधा शेयर लेके जाएगा। दूसरा वाला भी 50,000 रुपये एप्लीकेशन दे चुका है, अलॉटमेंट और देगा और शेयर लेके जाएगा, सही है। और तीसरा वाला जो है वो 50,000 रुपये 2.5 दे चुका है, हम बोले कि 50 पे 2 रुपए दे दो और 53,000 पे 4.5 दे दो और तुम भी अपने शेयर ले लो, ऐसा। ओके ओके, देख दो कितना अमाउंट आएगा 5,38,000। तुम इसको बाइफरकेट करना चाहते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, तुमने जो एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसका कर दो फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यही होता है। लेकिन जब तुम ये एंट्री कर रहे हो तो तुमने क्या किया, एप्लीकेशन के पैसे को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, है ना। तो तुम ये एंट्री कर सकते हो, तो मैंने यहाँ यही एंट्री करी एप्लीकेशन टू कैपिटल, और यहाँ मैंने अगली एंट्री क्या करी AVA टू कैपिटल। तो बस मैंने दोनों एंट्री का एक साथ ट्रीटमेंट दिखाया है। यहाँ लिख दिया था वो, ओह ये तो लिखा ही नहीं, कितना 9,13,000। अब इसके बाद उसकी एंट्री नॉर्मल है, कौन सी एंट्री होंगी इसके बाद, अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू होगी और नेट अमाउंट जो लेना है देना है वो हो जाएगा, है ना। तो अंडरराइटिंग कमीशन कितनी कितनी ड्यू हो जाएगी, 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख ड्यू हो जाएगी, है ना। और फिर जो लेना देना नेट हिसाब है वो हो जाएगा। ये मुद्दा नहीं था, इतना डिस्कशन बस करना था। देख लो, समझ लो, पूछ लो जो तुम्हें डाउट है इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे। मैं बताऊं कुछ, प्रतिभा डाउट है कोई, पक्का? मैं एक बार और बोले दे रहा हूं फाइनली, ठीक है। अंडरराइटर ने अपना पैसा एप्लीकेशन का पहले ही दे दिया था 50,000 शेयर पे, तो अब केवल उनसे कितना लेना है, अलॉटमेंट का पैसा लेना है 2। तीसरे वाले ने अपना परमानेंट राइटिंग पे एप्लीकेशन का पैसा दे दिया होगा, तो परमानेंट राइटिंग पे कितना लेना है, अलॉटमेंट का, और बाकी शेयर पे तो पूरा लेना है। तो ये अमाउंट आ गया 1,03,38,500, 1,03,38,500। इतना पैसा वो एप्लीकेशन पे दे चुके होंगे। हर एक पर्सन, तीनों अंडरराइटर ने 50,000 शेयर पर 2.5 रुपए दे दिया होगा, इसलिए 3,75,000 रुपए एप्लीकेशन पे तीनों की तरफ से आ चुके होंगे। ओके, डाउट है किसी को?
सब खामोश से बैठे हैं, डाउट किसी को है नहीं, समझ किसी को आया नहीं, पूछने की मन नहीं कर रहा है कि बगल वाले से काम चल रहा है तो क्यों टीचर को परेशान करें। फ्री में थोड़ी पूछ रहे, पैसे दिए होंगे तुमने इसके। स्पीड में लिखें, लिखने का काम तो पूरी स्पीड में करो। ठीक है, प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क लिखें। तो पीएम में मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा। ठीक है, तीसरा हम कल क्लास में डिस्कस कर चुके थे, नहीं कर रहे हैं अभी। तीसरा हम अभी डिस्कस करेंगे। पांचवा कर चुके हैं, चौथा कर चुके हैं, छठा मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है। ठीक है, जो छठा क्वेश्चन है पीएम का, वो पीएम की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपने पीएम देखा है कभी? उसमें अंदर सॉल्व रहते हैं, फिर अनसॉल्व क्वेश्चन रहते हैं। तो ये अनसॉल्व का है, इसलिए इसको जरूर करके आए, है ना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा क्लास के अलावा, है ना। तो करके आए ताकि हम क्लास में डिस्कस कर पाए। हिंट में आंसर रहता है, बस हिंट ही रहती है उसके आंसर की। तो मैच हो जाए तो अच्छी बात है, खैर आंसर है तो मैच करके ही आओगे चाहे कैसे भी हो। ओके, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें प्रैक्टिस मैनुअल का। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखना कंपाइलर का। क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, और उस पर लिख लो एग्जाम टाइम। वो देखने में बहुत आसान है लेकिन वो अंदर से कुछ और ही निकला है। अंदर से कुछ क्या है मैं उसको रीड करके बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, कैलकुलेटर देना। क्वेश्चन नंबर 10, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है वो, ये तो नॉर्मल है। वो क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, एक है अच्छा सा क्वेश्चन, मैं अभी देखता हूँ, है ना। वो समझ नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन है वो। अभी तीसरा देख लेते हैं ना प्रैक्टिस मैनुअल का। प्रैक्टिस मैनुअल के 3rd क्वेश्चन पे लिख लो एग्जाम टाइम। देखिए क्या लिख लो इसके ऊपर, एग्जाम टाइम। एक क्वेश्चन है जो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कौन सा होगा उनमें से, तो वो सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हें ना। सॉल्व करते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ गाड़ी रुक रही है और मैं छाट के दे दूंगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करें कंपाइलर का।
हाँ सुने, पीएम का A joint stock company resolved to issue 10 lakh equity shares of 10 each at a premium of 1 per share. कितने शेयर इशू करना है? 10 लाख. कितने प्रीमियम पर शेयर इशू हो रहा है? 1 रुपए के. मतलब कितने रुपए पर इशू हो रहा है? 11. बहुत बढ़िया. 1 lakh of these shares were taken up by promoters, directors of company, their relatives, associates and friends, and the entire amount being received forthwith. तो 1 लाख शेयर तो रिश्तेदारों में बट गए और पूरा अमाउंट एक साथ आ गया, है ना. अब कितने बचे? कितने शेयर बचे? 9 लाख. The remaining shares were offered to the public, the entire amount being asked for with application. अंडरलाइन करें. कौन सी लाइन अंडरलाइन करनी है? The entire amount being asked for with application. तो जो बचे हुए शेयर हैं वो हमने पब्लिक को ऑफर करे. कितने? 9 लाख. और हमने बोला कि सारा पैसा मतलब कितना? 11 रुपए आप किसके साथ दे दें? एप्लीकेशन के साथ दे दें. The issue was underwritten by X, Y and Z for a commission of 2% of issue price. 60% of the issue was underwritten by X, while Y and Z share were 25 and 10%. तो 65, 25 और 10 तो हो गया 100%. ठीक है. 65%, 25% एंड 10% हो गया 100. अरे कैलकुलेटर पे कर लो एक बार. हो गया. अभी भी मन में जोड़ रहे हैं हाँ करने के बाद. देयर फर्म अंडरराइटिंग वाज एज फॉलोज. फर्म अंडरराइटिंग कितनी थी? एक्स की 30,000, वाई की 20,000 और जेड की 10,000. द अंडरराइटर्स वर टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. द अंडरराइटर्स वर टू सबमिट unmarked applications for shares underwritten firm with full application money along with members of general public. ए लाइन अंडरलाइन कर लो, इस पे एस्ट्रिक बना लो. बस यही लाइन है जिसकी वजह से क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो रहा है. कहां से अंडरलाइन करना है? द अंडरराइटर्स वर टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशंस फॉर शेयर्स अंडररिटन फर्म with full application money along with members of जनरल पब्लिक. क्या हिंदी क्या है इसकी? एक बार पढ़ लेना ध्यान से, फिर बोलना एक ही बार, है ना. पढ़ लो अच्छे से एक बार. इसमें एंटर वाले लोग कितने हैं? ठीक है. अब क्या बोर्ड पे लिखे? देखो क्या हिंदी हो रहा है उसका बोलना. हाँ सुनना ध्यान से प्लीज. फिर से पढ़ने लगी. ठीक है. तुम वर्ड भूल गई. अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए नहीं, जो फर्म अंडरराइटिंग है उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जब अंडरराइटर जो है. हाँ अच्छा तुम बोलना चाह रहे हो लाउड एंड क्लियर. हाँ सही है. वही तुम बोल रही थी, तुम बस वर्ड भूल गई थी. तुम्हारी इंटेंशन सही है और मेन इंटेंशन ही होती है जिंदगी में. देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अंडरराइटर्स वर टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशंस फॉर शेयर अंडररिटन फर्म विद फुल एप्लीकेशन मनी अलॉन्ग विद मेंबर ऑफ जनरल पब्लिक. मतलब जो आम जनता आएगी तब तुम आना. जब वो फॉर्म भर रहे होंगे तो तुम भी फॉर्म भरना, पूरे पैसे जमा करना और ध्यान रखना एप्लीकेशन पे कोई मार्क मत लगाना. मतलब आपको फर्म अंडरराइटिंग का पैसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, जनता के साथ जमा करना है. आपको फर्म अंडरराइटिंग चाहिए. कितने कितने शेयर की फर्म अंडरराइटिंग है? 30,000, 20,000, 10,000. तो आप अप्लाई करना, है ना.
तो फॉर्म भरना, उसमें अपना नाम लिखना कि मुझे इतने शेयर चाहिए, और कोई सील ठप्पा बिल्कुल नहीं लगाना। अनमार्क्ड जैसा फॉर्म भरना, जैसे आम जनता के फॉर्म आते हैं ना, वैसे तुम्हारे आएंगे, उसमें कोई मार्क नहीं लगा होगा। और फॉर्म कब भरना है? जब जनता फॉर्म भर रही होगी, उन्हीं के साथ तुम्हें भी फॉर्म भरना है, ठीक है, जमा कर देना है, और उस पर अपने पूरे पैसे 11 रुपए जमा कर देना है, और कोई मार्क मत लगाना। ये है इसका मीनिंग। अब इसका मीनिंग ये है, तो 2-3 बातें छोटी छोटी डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि जब सब्सक्रिप्शन अपन काउंट करेंगे कि कितने आ गए, तो उसके अंदर परमानेंट राइटिंग होगा या नहीं होगा? बताएं, होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि तुमने कहां सब्सक्राइब किया? जहां से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। तो पब्लिक के सब्सक्रिप्शन अगर यहां रखे हैं, ढेर लगे, तो इन्हीं के अंदर तुम्हारा होगा, जिसमें कोई मार्क नहीं होगा। तो जो अनमार्क यहाँ जो एप्लीकेशन होंगे, जो सब्सक्रिप्शन होंगे, उसके अंदर पहली चीज परमानेंट राइटिंग होगा, जब तक कि साफ साफ मना ना किया जाए। दूसरा, परमानेंट राइटिंग का पैसा आना है या आ चुका है? आना है या आ चुका है? ध्यान से, आना है या आ चुका है? जब आप अंडरराइटर की लायबिलिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि अभी 11 रुपए आएंगे या इसके आ चुके होंगे? आ चुके होंगे। परमानेंट राइटिंग के पैसे आ चुके होंगे तीनों केसेस में, पूरे के पूरे। तो अब लायबिलिटी क्या होगी उनकी? जो परमानेंट राइटिंग के पहले जो लायबिलिटी निकलेगी ना, उसका पैसा बस देना बाकी है। परमानेंट राइटिंग का पैसा तो हो गया। क्लियर? दूसरी बात पक्का? तो पहला पॉइंट मैंने ये बोला कि क्या सब्सक्रिप्शन में परमानेंट राइटिंग इंक्लूड होगा या नहीं होगा? सोच समझ के बोला है ना, जो भी बोल रहा है होगा। दूसरा, परमानेंट राइटिंग का पैसा आना है या आ चुका है? तो लायबिलिटी निकालनी है, वो तो रिसीव हो गया, पैसा रिसीव हो गया। तीसरी बात, परमानेंट राइटिंग का ट्रीटमेंट कैसा करना है? एट पार विद मार्क्ड एप्लीकेशन और एट पार विद अनमार्क्ड एप्लीकेशन। एट पार विद मार्क्ड है, अनमार्क्ड? अनमार्क्ड। लगा ही नहीं ना मार्क, कहां से ट्रीटमेंट दे दोगे तुम? तो बस एक लाइन ये थी जिस पे अपन को डिस्कशन करना था, बस हो गया। तो अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि मार्क्ड एप्लीकेशन बार एज फॉलोज। मार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं? 1,19,500, 57,500, 10,000। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल 7 लाख शेयर्स। अब बताओ ये इंक्लूडिंग फर्म है या नहीं? जो अनमार्क है? तो ऊपर की लाइन से इसको कनेक्ट करो, ऊपर की लाइन से जहां लिखा था कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन जमा करना, और लिखो कि इसमें परमानेंट राइटिंग इंक्लूड होगा। जबकि अपने हर क्वेश्चन में परमानेंट राइटिंग क्या होता था? एक्सक्लूड होता था, है ना? तो इंटरप्रिटेशन का काम है वो। बस लिख लो इतना, और कुछ नहीं। इस लाइन के अलावा ऐसा कोई डिस्कशन नहीं जो अपन को करना। लिख लो लेकिन ध्यान से, है ना, कि 7 लाख में परमानेंट राइटिंग क्या होगा? इंक्लूड होगा। अनमार्क्ड में परमानेंट राइटिंग इंक्लूड होगा। जिनको डाउट रह रहे हैं तो वो उस लाइन का हिंदी लिख लो बढ़िया से, है ना, ठीक से एक्सप्लेन करते हुए कि परमानेंट राइटिंग के अनमार्क्ड एप्लीकेशन आए होंगे, इसलिए वो अनमार्क्ड के अंदर इंक्लूड होंगे। हाँ, क्या बोले?
सुनो सुनो, मैं समझा दूंगा, रुक तो जाओ। हेलो, हाँ तो आगे क्या लिखा है कि, क्या लिखा है आगे? हाँ, अकाउंट्स विद द अंडरराइटर्स आर प्रॉम्प्टली सेटल्ड। तुमसे रिक्वायरमेंट क्या है ये समझ लें। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कैलकुलेटिंग अंडरराइटर्स लायबिलिटी फॉर शेयर्स अदर देन शेयर्स अंडररिटन फर्म। आपको अंडरराइटर की लायबिलिटी निकालनी है, कौन से शेयर की? अदर देन शेयर्स अंडररिटन फर्म। मतलब इंक्लूडिंग परमानेंट राइटिंग निकालना है या एक्सक्लूडिंग परमानेंट राइटिंग निकालना है? इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग? हाँ, अब इस पे 3 से 4 बार डाउट डिस्कशन हो चुका है पहले बैचेस में। कैसा कि सर किसी शेयर में हम परमानेंट राइटिंग नहीं जोड़ते एंड में। हाँ तो नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि परमानेंट राइटिंग के अलावा लायबिलिटी बताएं। सही है? तो अच्छा, ऊपर माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? अगर तुमने परमानेंट राइटिंग को माइनस ही नहीं किया तो फिर इंक्लूडिंग है ही, फिर तो इंक्लूडिंग आ ही गई ना। तो माइनस कर दो तो एक्सक्लूडिंग हो गई। अब इंक्लूडिंग करना है तो फिर से ऐड करना था, लेकिन उन्होंने बोला कि एक्सक्लूडिंग बताओ, तो एक्सक्लूडिंग। और बताओ परमानेंट राइटिंग किस रेशियो में माइनस होगी? जीएलआर। तो अगर आप परमानेंट राइटिंग को अलग से करोगे तो 7 लाख में से पहले फर्म को हटा लेना, जीएलआर में हटाना, फिर जो 7 लाख में जो बचेगा उसको किस रेशियो में हटाना? जीएलआर में हटाना। तो या तो तुम पूरे 7 लाख को जीएलआर में हटा लेना, लेकिन फिर एक्स्ट्रा ऐसा ना कर देना कि तुम परमानेंट राइटिंग को भी जीएलआर में हटा दो और 7 लाख को और जीएलआर में हटा दो, क्योंकि 7 लाख के अंदर परमानेंट राइटिंग है। तो या तो उसको अलग करके जीएलआर में हटा दो, फिर बचे हुए को अनमार्क्ड मान के बैलेंस अनमार्क्ड को फिर जीएलआर में हटा दो, या फिर सीधा 7 लाख को हटा। मैं तो तुम्हें बस बता रहा हूं, तुम्हें कैसा ट्रीटमेंट देना है वो तुम समझो, कि ऊपर हटा रहा है नीचे हटा रहा है, वर्किंग नोट है वो, है ना, वो अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है, वो मैथमेटिक्स का हिस्सा है। तो बस कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहो कि करना क्या है ना, फिर तुम माइनस प्लस जमा लो। अच्छा, अगली बात क्या पूछी? पास जनरल एंट्री फॉर ऑल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन। तो अब जनरल एंट्री का डिस्कशन ये होगा कि जब पब्लिक के सब्सक्रिप्शन आए होंगे, कितने ओवरऑल सब्सक्रिप्शन आए पब्लिक के? 1,19,500 प्लस 57,500 प्लस 10,500 प्लस 7 लाख, इतने आए पब्लिक के सब्सक्रिप्शन। बोलो, इसी में अंडरराइटर भी इंक्लूड है, और अंडरराइटर को साफ साफ बोला गया था पब्लिक के साथ पैसा देना। तो 7 लाख प्लस वो 1,19,500 प्लस जो भी है, तो ओवरऑल बताएं कितने एप्लीकेशन आ जाएंगे हमारे पास? 8 लाख। ठीक है, कुछ 8 लाख के बाद कुछ आ रहा है 87,500। ठीक है, तो 8,87,500 आ रहा है। इतना पैसा आ चुका होगा इतने शेयर्स पर, तो हम एंट्री करेंगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू कैपिटल, क्योंकि पूरा पैसा आ गया, पूरा आ गया है ना। कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट आएगा कुछ नहीं, हो गया साहब। तो आप तो सीधी एंट्री भी कर सकते, बैंक टू कैपिटल, खत्म, इतने तो गए। अब बाकी जो उनकी लायबिलिटी होगी अंडरराइटर की, उस पे इनटू 11 रुपए करना है कि इतना रुपए हमें इनके शेयर पर लेना है, इनकी हमें इतनी कमीशन देना है, तो नेट कितना पैसा लेंगे या देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्म अंडरराइटिंग का कंप्लीट पैसा आ चुका है, कंप्लीट, कोई डिस्कशन नहीं बचा, पूरा 11 का 11 आ चुका है। इसका फर्म अंडरराइटिंग का, तो वो तो इशू होना ही है, कर दो। अब जो लायबिलिटी आ रही है शेयर्स की, वो आ रही है एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। उसका पैसा आया क्या? बोलो, फर्म अंडरराइटिंग के अलावा जो लायबिलिटी बची उसका आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? नहीं आया, तो उस पर 11 रुपए मांगने हैं, तो वो हो गई लायबिलिटी। कमीशन ड्यू करनी है, तो कमीशन देख लो कितनी हो रही है, फिर नेट अमाउंट देख लो। फर्म अंडरराइटिंग का भी आना बाकी है, आ चुका है, आ चुका है, तो उस पर तो डिस्कशन बचा ही नहीं। अब किसका आना बाकी है? फर्म अंडरराइटिंग के अलावा जो शेयर तुम्हें खरीदने हैं उनका आना बाकी है, तो वो अभी देना मत, है ना। मैं हिसाब कर लूंगा कि इतना आना है तुमसे, इतना मुझे तुम्हारा कमीशन का देना है, तो नेट अमाउंट ले लो या दे दो। तो जो नेटिंग होगी ना वो अदर शेयर्स के साथ होगी। फर्म अंडरराइटिंग का पैसा आ चुका
है। क्या कोई डाउट? पक्का? तो इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेना, ठीक है? बस, और किसी क्वेश्चन में कोई ऐसे डाउट नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया था क्या होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 14 बताएं, दिया कि नहीं? हाँ, तो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। स्पीड है बोले 14 हुआ या नहीं हुआ? 14 हुआ या नहीं? होमवर्क है 14। क्वेश्चन नंबर 12 में एक अलग पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है। 10 मैंने होमवर्क दिया था, 9 पहले ही हो चुका है। हाँ बोलो। अच्छा मैं बोल देता। 9 हो चुका है, 8 हो चुका है, 7 हो चुका है, 6 सड़ा सा है, 5 सड़ा सा है, पहला हो चुका है। तो अल्टीमेटली जो मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, प्रैक्टिस मैनुअल का 3rd है ना, जो है किस नाम से? जॉइंट स्टॉक कंपनी नाम से। तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, देख लेना यार, मैं भी क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें। अच्छा, मॉड्यूल का कौन सा बोला मैंने? 3rd क्वेश्चन, 3rd इलस्ट्रेशन, 3rd इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिस मैनुअल का 3rd क्वेश्चन, और कंपाइलर का 14 एंड 12, और सबसे आखिरी में करेंगे आप 12। 10 तो रहने दो, क्या है तो नॉर्मल है वो ना। बोर्ड पे लिख दें। बहुत कंफ्यूजन हो गई है। एसएम का इलस्ट्रेशन नंबर 3, पीएम का क्वेश्चन नंबर 3 और 6 भी है। हाँ 3 हो